आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फाइनल ईयर के आपके जो पेपर 1 है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो कंट्रीज़ लगते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चावच कैसा है, उसका नदीय तंत्र कैसा है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि जिस महाद्वीप का हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्री है वो है आपका ब्राज़ील, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में जो सबसे छोटा कंट्री है दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है सूरीनाम। और यदि हम कंट्रीज़ को डिटेल में देखें तो यहाँ पर स्थित है फ्रेंच गुयाना, यहाँ पर गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। चिली का नामकरण इस देश की जो शेप है वो मिर्च की भांति है और इसी कारण से इसे चिली कहा जाता है। मिर्च को इंग्लिश में चिली कहते हैं। इसी के साथ जो हमारे स्पेसिफिक स्टडी हर कॉन्टिनेंट में वाइज दी गई है। जैसे हम यूरोप पढ़ेंगे तो उसमें हमने जर्मनी स्पेशली स्पेसिफिक स्टडी उसकी करनी है, एशिया महाद्वीप में चीन की करनी है। उसी भांति हमें ब्राज़ील की स्पेसिफिक स्टडी भी करनी होगी। आगे के लेक्चर में हम ब्राज़ील की डिटेल स्टडी करेंगे। दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी भाग में अटलांटिक ओशियन स्थित है और पश्चिमी भाग में पैसिफिक ओशियन स्थित है और नॉर्थ में कैरेबियन सी स्थित है। लोकेशन वाइज इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि ब्राज़ील में कौन से रिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट है। उससे पहले एक नज़र डालते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। फर्स्ट ईयर के क्लासेस में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का जो भूप्रपटी का ऊपर का हिस्सा है वो कुछ प्लेट से निर्मित है और उन प्लेट्स के सहारे ही भूकंप ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की यदि लोकेशन देखें तो वह साउथ अमेरिकन प्लेट पर स्थित है। इसका विस्तार यहाँ तक है और यह महाद्वीप यहाँ स्थित है। इसके पश्चिम में नाज़का प्लेट स्थित है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है, छोटी प्लेट्स के नाम पूछे जाते हैं। कोकोस प्लेट उसके नॉर्थ में और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के नॉर्थ में कैरेबियन प्लेट स्थित है। दक्षिण अमेरिका का यदि भौतिक स्वरूप हम देखें तो मेनली इसके नदीय तंत्र को यदि हम देखें तो इसके जो नदी बेसिन है वो 3 इम्पोर्टेंट नदी बेसिन है। पहला है आपका अमेजन रिवर बेसिन, दूसरा है आपका पराना पुराग्वे का ये नदी बेसिन और तीसरा है ओरिनोको रिवर का बेसिन। ये 3 इम्पोर्टेंट नदी बेसिन है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एक टर्म यहाँ दी जाती है रियो डी ला प्लाटा। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है। रियो डी ला प्लाटा जो है वो पराना और पराग्वे नदी की एस्चुरी को कहा जाता है। यहाँ पर जो मोस्टली रिवर्स हैं वो अपना पूरी 3 अवस्थाएं पूरी करके डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन ये 2 रिवर्स हैं जो वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं मिलकर, और इस एस्चुरी को रियो डी ला प्लाटा कहा जाता है। फिजिकल फीचर्स यदि हम देखें फिजिकल फीचर्स में जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज यहाँ पर स्थित है, जो इसके दक्षिण अमेरिका के
पश्चिमी भाग पर एकदम पैरेलल उसके चलती है, जिसका यहाँ पर थोड़ा विस्तार ज़्यादा है। बाकी एकदम ये वलय पर्वत का एग्जाम्पल है। साथ ही इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एकांकागुआ है, और इसी पर्वत पर यहाँ पर एक लेक स्थित है जो बोलीविया और पेरू के सीमा पर स्थित है, और यह विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। टिटिकाका इसका नाम है। बाकी ब्राज़ील का ये जो भाग है वो गुयाना का उच्च भाग, और ब्राज़ील का हाईलैंड ये वाला जो भाग है वो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि कहा जाता है इसे। और इसी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील का मोस्ट ऑफ द मिनरल्स और कृषि जो है वो, और उद्योग जो व्यापार जो भी हैं वो यहाँ से ही संचालित होते हैं, इसलिए ये क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोएस्क और मैग्नीज के लिए क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। वर्षा का यदि वितरण देखें हम तो यहाँ से 0 डिग्री निकलती है विषुवत रेखा, और इसीलिए अमेजन बेसिन को वर्ष भर पर्याप्त जल मिलता रहता है। और ये जो क्षेत्र है गुयाना का हाईलैंड से नीचे का क्षेत्र और ब्राज़ील का पूर्वी भाग, यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा खूब होती है, आप ये देख सकते हैं इस शेडिंग से। और उसके बाद में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यहाँ वर्षा का वितरण कम होता है। ये जो क्षेत्र है वो ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ से जैसे ही हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा में गिरावट आती है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्षा बढ़ती घटती है। ये तो था वर्षा का वितरण दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में यदि जैसे हमारे सार्क है और ईयू है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उस हिसाब से यहाँ पर मर्कासर ग्रुप है और एंडियन ग्रुप है। ये मर्कासर ग्रुप जो है वो 1995 में बना था, और कॉमन मार्केट की स्कीम के तहत इस ग्रुप को बनाया गया था। इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे शामिल हैं। और एंडियन जो ग्रुप है उसको एंडियन पैक्ट के अधीन बनाया गया था 1969 में, और बीच में ये बंद हो गया था। फिर से इस ग्रुप को शुरुआत की गई 1995 में। इसके जो सदस्य हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वेडोर और बोलीविया। ये 2 ग्रुप इम्पोर्टेंट हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कह सकते हैं आप इन सब कंट्रीज़ को मिला करके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्राज़ील की स्पेसिफिक स्टडी को डिस्कस करेंगे, और साथ में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स यहाँ स्थित हैं और उन फिजिकल फीचर्स से ब्राज़ील को क्या एडवांटेज है, क्यों ब्राज़ील की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो इस पूर्वीय तटीय भाग पर स्थित है, साथ ही अमेजन रिवर का क्या योगदान है, यहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे लानोस क्या है, या कैंपोज से ये अलग कैसे है, कैंपोज क्या है, पंपास क्या है। अर्जेंटीना के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और पंपास के घास के मैदान भी यहाँ स्थित हैं। और साथ ही ब्राज़ील के साओ पोलो के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सिटी इम्पोर्टेंट है। वाई साओ पोलो इज़ नॉट ए कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इंस्टेड ऑफ ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया को ही क्यों कैपिटल बनाया गया ब्राज़ील का। और रियो डी जेनेरियो, सेल्वाडोर और इन कंट्रीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक
थैंक यू।